Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 9th November 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download September 2021 magazine from our website spmisacademy.com. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about Atmanirbhar Bharat Abhiyan in defense sector. And this topic is important from our syllabus paper 4 science and technology point of view. It is also important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. तो दिस आर्टिकल इज रिलेटेड विद सबमरीन्स. तो एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं कि सबमरीन्स होते क्या हैं. वैसे आई नो कि आप सबको भी पता ही होगा सबमरीन जिनको हिंदी में पनडुब्बी कहते हैं. सबमरीन्स एनी नेवल वेसल दैट इज कैपेबल ऑफ प्रोपेलिंग इटसेल्फ बीनीथ द वाटर. तो मतलब वाटर सरफेस से, ये जो वाटर सरफेस से लगभग 300 मीटर तक नीचे जा सकती हैं, वैसे नेवल वेसल्स को हम लोग कहते हैं सबमरीन्स. तो ये सरफेस पे भी फ्लोट कर सकते हैं या बीनीथ द सरफेस भी ये मूव कर सकते हैं, और ऐसे नेवल वेसल्स आर नोन एज सबमरीन्स. सबमरीन्स का देखिए नेवल यूज भी है, यानी कि आर्म्ड पर्पसेस के लिए यूज भी है. फॉर एग्जांपल इट इज़ यूज्ड टू डिफेंड द कोस्ट लाइंस या इट इज़ यूज्ड टू अटैक द एनिमी वेसल्स. सबमरीन्स का कुछ सिविलियन यूज भी है. सिविलियन यूज जैसे कि रेस्क्यू मिशन में काम आता है. अगर मान लीजिए कोई शिप सिंक कर रहा है, उस टाइम में ये रेस्क्यू मिशन में काम आ सकता है. मरीन एक्सप्लोरेशन, अलग अलग जगहों पे किस तरह के रिसोर्सेज हैं उसके एक्सप्लोरेशन में भी ये काम आ सकता है. ओवरऑल मेंटेनेंस वगैरह में भी, दूसरे शिप्स के मेंटेनेंस वगैरह में भी सबमरीन्स का सिविलियन इस्तेमाल हो सकता है. सो ये तो कोई ब्रीफ आइडिया अबाउट सबमरीन्स. अब ज़रा देखते हैं इंडिया के पास कितने सबमरीन्स हैं और किस किस तरीके के सबमरीन्स हैं. तो इंडिया के पास मेनली दो तरीके के सबमरीन्स हैं. पहला कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन. नाम से आपको पता चल रहा है डीजल पावर्ड सबमरीन्स, डीजल से चलने वाले सबमरीन्स या कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं. तो ट्रेडिशनल इसी तरह के सबमरीन्स बना करते थे, और इंडिया के पास इस तरीके के 15, अभी के टाइम में टोटल 15 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं. इनका टेक्निकल नाम होता है SSKS. अब ये SSKS का कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये दिस इज़ द टेक्निकल नोमेनक्लेचर गिवन टू सच कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स. तो इंडिया के पास SSKS टाइप के या कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स टाइप के 15 सबमरीन्स हैं. जबकि इंडिया के पास अभी फ़िलहाल बस एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है. तो अब नाम से आपको पता चल रहा होगा कि न्यूक्लियर एनर्जी से पावर्ड सबमरीन, और इसका टेक्निकल नाम होता है SSBN. ये जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होता है ये काफ़ी इम्प्रूव्ड होता है एज़ फार एज इट्स इफिशियंसी और परफॉर्मेंस इज़ कंसर्न. इट इज़ मच क्वाइटर एज़ कम्पेयर टू द कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स. तो आराम से, शांति से चलता है, ज़्यादा कैपेबल है, ज़्यादा दूर तक ये अटैक कर सकता है, लॉन्गर पीरियड तक ये सब सरफेस में रह सकता है. तो ओवरऑल इट इज़ मच मोर इम्प्रूव्ड और सोफिस्टिकेटेड एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन. लेकिन इंडिया के पास अभी बस एक ही न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, जबकि वी हैव 15 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स. अगर कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स की बात की जाए तो 15 में से 3 हमारे पास कालावरी क्लास के सबमरीन्स हैं. अब कालावरी क्लास को ज़रा डिटेल में हम आगे अगले स्लाइड में पढ़ेंगे. ये कालावरी क्लास के सबमरीन्स इंडिया बिल्ड कर रहा है विद सपोर्ट ऑफ फ्रांस अंडर अ प्रोजेक्ट जिसका नाम है स्कॉर्पिन P75 प्रोजेक्ट. इस कालावरी क्लास सबमरीन प्रोजेक्ट के अंतर्गत टोटल 6 सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन टाइप में 6 बिल्ड किए जाने हैं, जिसमें से 3 बन चुके हैं. वो 3 जो इंडियन नेवी में इंडक्ट हो चुके हैं वो हैं INS कालावरी, INS खांदेरी एंड INS करांज. जबकि 3 और जो बन करके इंडक्ट होने वाले हैं इन फ्यूचर अंडर दिस 3 कालावरी क्लास सबमरीन, वो हैं INS वेला, INS वगीर एंड INS वगसीर. तो फिर से समझिए, 15 जो हमारे पास कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हैं उसमें से 3 कालावरी क्लास के सबमरीन हैं. ये जो कालावरी क्लास सबमरीन है ये स्कॉर्पिन P5 प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंडिया बना रहा है इन सपोर्ट ऑफ फ्रांस. टोटल इस प्रोजेक्ट के अंदर 6 बनने वाले हैं, जिसमें से 3 बन चुके हैं, 3 फ्यूचर में बन करके इंडियन नेवी में इंडक्ट होंगे. 4 हमारे पास सीसुमार क्लास के सबमरीन हैं अंडर दिस कैटेगरी एंड इट हैज़ बीन डेवलप्ड विथ कोलैबोरेशन विथ जर्मनी. और 8 हमारे पास किलो क्लास सबमरीन है जिसको हम लोग सिंधु घोष क्लास भी कहते हैं, विच वी हैव बॉट फ्रॉम रसिया. रसिया से हमने इसको खरीदा है. अगर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की बात की जाए तो अभी इंडिया के पास बस एक ही न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है जिसका नाम है अरिहंत क्लास. इट इज़ इंडिजीनस, पूरी तरह से हमारे देश में बना है. इट हैज़ बिन डेवलप्ड बाय इंडियन नेवी, बार्क एंड DRDO. इंडिया के पास एक और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हुआ करता था जिसका नाम था अकुला क्लास न्यूक्लियर सबमरीन, जिसको इंडिया में इंडक्ट करने के बाद हमने इसका नाम रखा था INS चक्रा.
एक्चुअली ये जो अकुला क्लास न्यूक्लियर सबमरीन है, जिसको इंडियन नेवी ने INS चक्रा नाम दिया था, ये हमने रसिया से 10 साल के लिए रेंट पे लिया था, लेकिन हाल फिलहाल में हमने इसको रसिया को रिटर्न कर दिया है। तो अब इंडिया के पास अभी कुछ महीनों पहले तक 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हुआ करते थे, अरिहंत क्लास एंड अकुला क्लास, बट नाउ वी हैव जस्ट 1 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है अरिहंत क्लास, विच इज़ कम्प्लीटली इंडिजीनस। अब जरा बात करते हैं इस P-75 एंड P-75I प्रोजेक्ट की। जो ये जो कलावरी क्लास सबमरीन्स हैं, मैंने आपको बताया इट इज़ बीइंग डेवलप्ड अंडर स्कॉर्पियन P-75 प्रोजेक्ट। तो ज़रा समझते हैं ये P-75 प्रोजेक्ट है क्या, इसकी क्या हिस्ट्री रही है। देखिए 1999 में जब कारगिल वॉर के जस्ट बाद, लगभग अभी से 30 साल पहले, भारत सरकार ने ये सबमरीन बिल्डिंग प्लान डेवलप किया था। तो ये जो सबमरीन बिल्डिंग प्लान था दैट वाज अ 30 ईयर सबमरीन बिल्डिंग प्लान, जिसके अंतर्गत 24 सबमरीन्स बनाए जाने वाले थे इंडिजिनसली बाय 2030। तो 1999 में हमने फैसला लिया कि हम आने वाले 30 सालों में 24 सबमरीन्स बनाएंगे इंडिजिनसली हमारे देश के अंदर। तो ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया। 30 साल में 24 सबमरीन्स बनाने का प्रोजेक्ट बाय 2030। और ये जो पूरा का पूरा 30 ईयर सबमरीन प्रोजेक्ट था, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, प्रोजेक्ट 75 एंड प्रोजेक्ट 75I। तो प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत टोटल 24 सबमरीन्स बनने थे, जिसमें से 18 जो हैं वो कन्वेंशनल सबमरीन्स होंगे और 6 जो होंगे वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होंगे। अनफॉर्चुनेटली ये जो P-75 एंड P-75I प्रोजेक्ट है दैट इज़ मूविंग वेरी स्लोली। हमने सोचा था कि 24 सबमरीन्स बनाएंगे 2030 तक, लेकिन अब 2021 ख़त्म होने पे आया, अभी तक हमने बस 3 ऐसे सबमरीन्स बनाए हैं जो पूरी तरह से बन करके रेडी होकर के इंडक्ट हुए हैं इंडियन नेवी के पास। और वो 3 सबमरीन्स यही हैं एक कालावरी क्लास के अंतर्गत, INS कालावरी, INS खंदेरी एंड INS करांच। तो समझिए ये P-75 प्रोजेक्ट इज़ अंडर दिस 30 ईयर सबमरीन बिल्डिंग प्लान। ये P-75 प्रोजेक्ट के अंतर्गत वी आर बिल्डिंग ए स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन एंड दिस इज बीइंग डेवलप्ड विद टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम DCNS नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस। इसके अंतर्गत टोटल 6 सबमरीन्स बनाए जाने वाले हैं। 6 सबमरीन होंगे, INS कालावरी, खंदेरी, खरांच, वेला, वागीर, वागसीर, लेकिन अभी तक बस 3 बने हैं, कालावरी, खांदेरी एंड खरांच। ये वेला, वागीर और वागसीर अभी इंडक्ट होने बाकी है इंडियन नेवी के अंतर्गत। हाल फिलहाल में न्यूज़ क्या था? न्यूज़ ये था कि अब P-75I प्रोजेक्ट को भी लॉन्च कर दिया है भारत सरकार ने। तो भारत सरकार की जो डिफेंस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाली आप कह सकते हैं विंग है, वो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। नाउ इट हैज़ लॉन्च्ड P-75I प्रोजेक्ट ऑल्सो। तो एक बार मैं ज़रा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, फिर से थोड़ा सा टेक्निकल है तो मैं आपको रिवीजन दे देता हूँ। हमने 30 साल पहले सोचा कि आने वाले 30 सालों में यानी कि 2030 तक हम लोग 24 सबमरीन्स बनाएंगे न्यूक्लियर सबमरीन बिल्डिंग प्लान के अंतर्गत। 24 में से 18 कन्वेंशनल सबमरीन होंगे, 6 न्यूक्लियर सबमरीन होंगे और इन 24 सबमरीन्स को हम लोग इंडिजिनसली बनाएंगे। उसके लिए हमने 2 प्रोजेक्ट सोचा था, P-75 एंड P-75I प्रोजेक्ट। P-75 प्रोजेक्ट को हमने लॉन्च किया विथ टेक्निकल सपोर्ट ऑफ फ्रांस और उसमें हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया P-75 के अंतर्गत कालावरी क्लास सबमरीन प्रोजेक्ट। कालावरी क्लास सबमरीन प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम 6 सबमरीन्स बना रहे हैं, जिसमें से 3 बन गए हैं और इंडक्ट हो चुके हैं, 3 अभी बाकी हैं, वेला, वागसीर एंड वागीर। तो सोचिए, सोचा था हमने 24, बने हैं अभी तक 3, बाकी के 3 अभी बनने बाकी हैं। और जो दूसरा कंपोनेंट था इस 30 ईयर सबमरीन बिल्डिंग प्लान का P-75I, वो अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, इस साल जा करके हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है। चलिए अब ये तो हो गई, चलिए थोड़ी सी क्रिटिकल तरीके से सबमरीन बिल्डिंग प्लान का। लेकिन ये जो इशू है P-75 एंड P-75I प्रोजेक्ट या फिर कालावरी क्लास सबमरीन्स, इसका आप इस्तेमाल कैसे करेंगे वो ज़रा देखिए। अगर आत्मनिर्भर भारत अभियान पे सवाल आ गया, और जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, तो PLI इंसेंटिव स्कीम अलग अलग सेक्टर्स में लेकर के आई है, वो तो आपको पता ही है। आप लिख सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को डिफेंस सेक्टर में इम्प्लीमेंट किया गया है और उसके अंतर्गत हम लोग कालावरी क्लास सबमरीन बिल्ड कर रहे हैं अंडर P-75 प्रोजेक्ट विथ टेक्निकल सपोर्ट ऑफ फ्रांस। तो इस तरीके से आत्मनिर्भर भारत अभियान
को डिफेंस सेक्टर में आप मेंशन कर सकते हैं, एंड यू कैन मेंशन कालावारी क्लास सबमरीन और P-75 प्रोजेक्ट। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट, इट इज़ अबाउट ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। काफ़ी छोटा सा न्यूज़ है ये, इसके प्रीलिम्स में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन मेंस में कहीं आप इसका मेंशन कर सकते हैं, कभी गवर्नेंस या हेल्थ पे सवाल आ जाए तो। देखिए, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स, ये एक नई इंडेक्स पब्लिश हुई है, पहली बार ये इंडेक्स पब्लिश हुई है रिसेंटली। इसको पब्लिश करने वाली एजेंसी का नाम है हार्म रिडक्शन कंसोर्शियम। इस ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में दुनिया भर के 30 कंट्रीज़ को रैंकिंग दी गई है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्रग पॉलिसी। ड्रग मतलब उनके यहाँ पे जो मेडिसिन की पॉलिसी है, डिस्ट्रीब्यूशन की या प्रोक्योरमेंट की, वो कितना ज़्यादा हेल्थ ड्रिवन है, ह्यूमेन है, मतलब लोगों के लिए कितना ज़्यादा मेडिसिन एक्सेसिबल हैं, अफोर्डेबल हैं, उसके बेसिस पे अलग अलग देशों की जो ड्रग पॉलिसी है उसके बेसिस पे अलग अलग देशों को रैंकिंग दिया गया है, स्कोर दिया गया अंडर दिस ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। और इस ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में नॉर्वे हैज़ टॉप्ड। नॉर्वे सबसे बेहतर उसकी ड्रग पॉलिसी मानी गई है, उसको 74 स्कोर मिला है आउट ऑफ 100। आउट ऑफ दिस 30 कंट्री अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया वाज रैंक्ड एट 18 विथ ओवरऑल स्कोर ऑफ 46 आउट ऑफ 100। तो हमारे यहाँ की जो ड्रग पॉलिसी है वो रिलेटिवली एवरेज है, मतलब लोगों के लिए अफोर्डेबल है, एक्सेसिबल भी है, तो थोड़ा ह्यूमेन है, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम कल्चर सेगमेंट, इट इज़ अबाउट यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, एंड दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर टू कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। तो समझिए क्या है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, पहले ये समझते हैं। दिस कॉन्सेप्ट वाज ब्रॉट बाय यूनेस्को इन 2004। तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंतर्गत ऐसे इंपॉर्टेंट सिटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है जिनका हमारे कल्चर पे कुछ इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है जिनका, और उनको कंजर्व करने का फोकस किया जाता है, कंजर्व करने की कोशिश की जाती है। तो एज यू कैन सी, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी एम्स एट टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थ्रू इनोवेटिव थिंकिंग एंड सॉल्यूशन। देखिए, अगर आप अपने एसडीजी गोल्स देखेंगे, आपको पता है एसडीजी गोल्स, देर आर 17 एसडीजी गोल्स। 17 एसडीजी गोल्स में से अगर आप एसडीजी गोल नंबर 11 देखेंगे तो इट टॉक्स अबाउट सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, कि जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं उनको सस्टेन किया जाए और उनके कम्युनिटीज़ को कंजर्व किया जाए। तो ये जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है, दिस इज डायरेक्टली इम्पॉर्टेंट फॉर SDG goal number 11 and it aims at conserving the important creative aspect of different cities। तो अलग अलग cities को इसके अंतर्गत पहचाना जाता है और उसके जो भी क्रिएटिव आस्पेक्ट है उसको पहचाना जाता है और उस क्रिएटिव आस्पेक्ट को कंजर्व करने की कोशिश की जाती है once that city is categorized as a creative city under UNESCO creative city network। तो वैसे तो दुनिया भर में टोटल 249 सिटीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है एज यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। देखिए, बहुत ज़्यादा ये कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। जैसे आपको पता है कि हेरिटेज साइट आइडेंटिफाई करता है यूनेस्को, कल्चरल हेरिटेज साइट, नेचुरल हेरिटेज साइट, और उनको प्रिजर्व करने की कोशिश करता है, वैसे ही ये क्रिएटिव सिटीज़ को, इंपॉर्टेंट सिटीज़ कल्चर वाइज या अलग अलग एस्पेक्ट वाइज जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करता है और उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करता है। तो 7 तरीके से क्रिएटिविटी देखी जाती है, 7 तरह की क्रिएटिविटी देखी जाती है। क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स, मीडिया आर्ट्स, फिल्म, डिज़ाइन, गैस्ट्रोनॉमी यानी कि खाने पीने की चीज़ों में कितनी क्रिएटिविटी है, लिटरेचर एंड म्यूजिक। तो इन 7 तरीक़ों में अलग अलग सिटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर इसको वहाँ की उस क्रिएटिविटी को कंजर्व करने की कोशिश की जाती है अंडर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। तो हमारे देश में अभी तक 5 सिटीज़ हैं आउट ऑफ 249 जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में जो रजिस्टर थे। जयपुर इज़ रजिस्टर्ड फॉर इट्स क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स, वाराणसी फॉर म्यूजिक, चेन्नई फॉर म्यूजिक, मुंबई फॉर फिल्म एंड हैदराबाद फॉर गैस्ट्रोनॉमी। आपको पता है हैदराबाद खाने पीने के लिए जाना जाता है, बिरयानी के लिए। करंट न्यूज़ ये है कि अब छठा सिटी, हमारे देश का छठा सिटी, अब उसको यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में जगह मिल गई है और वो सिटी है श्रीनगर। एंड श्रीनगर हैज़ बीन पिक्ड अप फॉर क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स कैटेगरी। तो ये वाला जो कैटेगरी है क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट, जिसके लिए जयपुर को कैटेगराइज किया गया था, उसी कैटेगरी में अब श्रीनगर को भी ऐड कर दिया गया है फॉर इट्स क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स कैटेगरी। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन।
The next article is taken from environment segment. It is about Panchamrit strategy, and this topic is important from our syllabus paper for environment point of view. तो देखिए, आपको पता है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 चल रही है एट ग्लासगो इन स्कॉटलैंड. दिस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 बिलोंग्स टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. और इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट करते हुए इंडिया की तरफ से कुछ कमिटमेंट्स किए इन ऑर्डर टू कर्ब द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज और ओवरऑल कर्ब द रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज. और टोटल 5 कमिटमेंट किए नरेंद्र मोदी जी ने. इन 5 कमिटमेंट को एक साथ पंचामृत स्ट्रैटेजी नाम दिया गया है. तो ये 5 कमिटमेंट्स मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ. जिस दिन ये अनाउंस किया था मोदी जी ने, उसके अगले दिन ही मैंने इसको कवर किया था, बट उस दिन ये पंचामृत टर्म अखबारों में नहीं आया था. अब भारत सरकार इसको नाम दे रही है पंचामृत स्ट्रैटेजी. तो इस कारण से मैं इसको दोबारा कवर कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपसे एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ पंचामृत स्ट्रैटेजी रिलेटेड टू एनवायरनमेंट. तो ये टर्म सीधा आ जाएगा. तो लास्ट टाइम भी मैंने ये 5 जो इंडिया ने कमिटमेंट किए थे वो कवर किए थे, बट आई हैड नॉट गिवन यू दिस नेम पंचामृत स्ट्रैटेजी. एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. जो 5 कमिटमेंट्स मेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाइल पार्टिसिपेटिंग एट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 एट ग्लासगो. सबसे पहले उन्होंने कहा कि वी विल रीच नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 500 गीगावाट बाय 2030. तो 2030 तक नॉन फॉसिल एनर्जी, नॉन फॉसिल सोर्सेज से हम पावर प्रोड्यूस करेंगे 500 गीगावाट तक बाय 2030. 50% of our energy requirement by 2030 will be made through renewable sources. So I hope you understand there is difference between renewable energy and non-fossil energy. तो 500 गीगावाट तक नॉन फॉसिल एनर्जी से हम मीट करेंगे बाय 2030 एंड 50% ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट विल कम फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज बाय 2030. वी विल रिड्यूस 1 बिलियन कार्बन इमिशन बाय 2030 एज फ्रॉम द आवर करेंट प्रोजेक्शन. तो इसका मतलब सरल है कि अगर करेंट प्रोजेक्शन के हिसाब से जितना हम कार्बन इमिशन अभी से लेकर के 2030 तक करने वाले हैं इंडिया, उस उतने इमिशन से हम लोग 1 बिलियन कम कार्बन इमिशन करेंगे. तो जो भी अभी तक प्रोजेक्शन के हिसाब से दिख रहा है कि इस रेट से अगर हम इमिशन करते जाएंगे तो 2030 तक कितना कार्बन इमिशन करने वाले हैं, उससे हम लोग 1 बिलियन कार्बन इमिशंस कम करने वाले हैं बाय 2030. दिस इज द थर्ड कमिटमेंट. फोर्थ कमिटमेंट, वी विल रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी बाय 45% बाय 2030. कार्बन इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज ओवरऑल कार्बन इमिशन डिवाइडेड बाय जीडीपी. तो कार्बन इमिशन पर कैपिटा जीडीपी इज कार्बन इंटेंसिटी. तो हमने, आपको याद होगा, हमने पेरिस क्लाइमेट डील में कमिटमेंट किया था कि हम कार्बन इंटेंसिटी को घटाएंगे बाय 33 to 35% विथ रिस्पेक्ट टू 2005 लेवल बाय 2030. लेकिन उससे थोड़ा हम और आगे बढ़ के हमने कमिटमेंट कर दिया यहाँ पे. नाउ वी हैव प्रॉमिस्ड कि वी विल रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी बाय 45% बाय 2030. और फिर 5वां इंपॉर्टेंट कमिटमेंट इंडिया ने किया है कि वी विल बिकम ए नेट जीरो कंट्री बाय 2070. तो बाय 2070 जितना हम कार्बन इमिशन करेंगे उतना कार्बन हम एब्जॉर्ब भी करेंगे एंड थ्रू दिस वी विल बिकम अ नेट जीरो कंट्री. तो ये 5 कमिटमेंट्स हैं. 5 में से अगर आप 3 कमिटमेंट देखें तो सीधे सीधे दे आर इम्प्रूवमेंट अब ओवर आवर पेरिस क्लाइमेट डील INDC इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन. हमने पेरिस क्लाइमेट डील में क्या कहा था कि हम लोग 40% तक एनर्जी रिक्वायरमेंट विल कम फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बाय 2030. अब उसको हमने बढ़ा करके 50% कर दिया है. कार्बन इंटेंसिटी हमने कहा था कि 33 to 35% घटाएंगे, उसको बढ़ा करके हमने 45% कर दिया है. तो दिस इज हाउ वी हैव इम्प्रूव्ड आवर कमिटमेंट्स मेड अंडर पेरिस क्लाइमेट डील इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21 हेल्ड इन ईयर 2015 एट पेरिस. द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमिक सेगमेंट. इट इज अबाउट RBI दैट हैज ट्वीक्ड prompt and corrective action norms for banks. So this topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view. तो क्या होता है prompt and corrective action, वो ज़रा समझते हैं पहले. देखिए, RBI जो भी हमारे बैंक्स होते हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक हों या गवर्नमेंट बैंक हों, जो भी शेड्यूल बैंक्स होते हैं उनके लिए कुछ क्राइटेरिया ले डाउन करती है कि आपको इन क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना है. अदरवाइज़ RBI इन बैंक्स के खिलाफ कुछ एक्शन ले सकती है और उसी का नाम होता है प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन. तो एज ए सेड, प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन इज इन्वोक्ड बाय RBI अगेंस्ट बैंक्स व्हेन सर्टेन रिस्क थ्रेशोल्ड्स आर ब्रीच्ड. तो RBI ने कुछ क्राइटेरिया ले डाउन किया. इनफैक्ट 4 तरह के क्राइटेरिया ले डाउन करती है RBI. कैपिटल रेशियोज मैच होने चाहिए. कैपिटल रेशियोज
काफ़ी हेल्दी होने चाहिए, एसेट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए यानी कि एनपीए ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स होना चाहिए, लेवरेज रेशियो होना चाहिए। लेवरेज रेशियो क्या होता है वो मैं अगले स्लाइड में आपको समझाऊंगा। तो इस तरीके से 4 क्राइटेरिया ले डाउन करती है आरबीआई फॉर बैंक्स, और अगर बैंक्स इन क्राइटेरियाज को मैच नहीं कर पाते हैं तो फिर आरबीआई बैंक्स के ऊपर प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन ले सकती है। अलग अलग तरह के एक्शंस लगा सकती है, उनके डिविडेंड पेमेंट पे स्टॉप कर सकती है। डिविडेंड पेमेंट मतलब उनके जो भी ओनर्स हैं उनकी वो प्रॉफिट का हिस्सा वो नहीं ले पाएंगे, उनके लेंडिंग लिमिट पे लिमिटेशन लगा सकती है, ब्रांच एक्सपेंशन पे लिमिटेशन लगा सकती है अगर वो बैंक ये क्राइटेरियाज को फुलफिल ना कर पाए तो ये जो 4 क्राइटेरियाज हैं या 4 पैरामीटर्स हैं यूज्ड इन प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन, उनको एक एक करके देखते हैं। पहला है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मतलब एक बैंक के पास इनफ अमाउंट में खुद का कैपिटल होना चाहिए लेंडिंग पर्पस से पहले। जैसे आप सोचते हैं ना कि अगर आपके घर में कुछ कैश होना चाहिए, कुछ भी अमाउंट होना चाहिए ताकि अभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो आप उसका इस्तेमाल कर पाए, वैसे ही ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है बैंक्स के लिए। तो आरबीआई ने प्रेस्क्राइब किया है कि 11.5% शुड बी ओन कैपिटल ऑफ द बैंक्स। तो अगर 100 रुपये आप लोन दे रहे हैं लोगों को एसेट के लिए तो उसमें से 11.5 11.5 रुपीज़ आपका खुद का कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, दैट्स इज द फर्स्ट क्राइटेरिया कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में। दूसरा है क्राइटेरिया कैपिटल कंजर्वेशन बफर। दूसरा क्राइटेरिया ये है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के अंतर्गत थी कि 2.5% तक आपके पास बफर में अमाउंट होना चाहिए। तो हर 100 रुपये जो आप एक्सटेंड कर रहे हैं लोन के फॉर्म में, उसके बदले में 2.5 रुपीज़ आपके पास बफर में या रिजर्व में होना चाहिए, एडिशनल कैपिटल विद द बैंक, जिसका नाम है कैपिटल कंजर्वेशन बफर। देखो इतना डिटेल में चाहिए नहीं होता है, बट फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी आजकल कभी कभार बहुत डिटेल में घुस के पूछ लेता है, एपीएससी में नहीं आएगा इतना। ठीक है, तो अगर एपीएससी एस्पिरेंट्स है तो इतना डेप्थ में जानने की ज़रूरत नहीं है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में 2 चीज़ें हैं, ओन कैपिटल शुड बी 11.5% एंड कैपिटल कंजर्वेशन बफर शुड बी 2.5। दूसरा एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी आपने जितने भी लोन आगे लोगों को दिए, आप आई होप आपको ये बात पता होगी कि द लोन एक्सटेंडेड बाय द बैंक्स इज एन एसेट फॉर द बैंक्स बिकॉज इट हेल्प्स इन अर्निंग फॉर द बैंक्स। सो जितने भी आपने लोन आगे दिए हैं लोगों को, अपने लिए एसेट क्रिएट किए हैं, उसमें से कितना ऐसा लोन है जो एनपीए बनने के चांसेस हैं, दैट अमाउंट ऑफ लोन विल बी नोन एज बैड एसेट क्वालिटी। तो बैड एसेट क्वालिटी शुड बी लो। तीसरा है रिटर्न ऑन एसेट्स। आपके जो भी एसेट्स हैं यानी कि आपने जो भी लोन आगे दिया उस पर कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है बैंक को, दैट इज नोन एज रिटर्न ऑन एसेट। और चौथा होता है लेवरेज रेशियो। चौथा क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे आरबीआई बैंक्स को जज करती है वो है लेवरेज रेशियो। लेवरेज रेशियो इज हाउ बैंक्स जनरेट देयर ओन इनकम। तो समझिए बैंक्स को भी अलग अलग फंड, अलग अलग जगहों से फंड लाने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारा पैसा तो लोग डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में, लेकिन उसके अलावा बहुत बार बैंक जो है वो इंटर बैंक लेंडिंग करती है, अलग अलग बैंक से लेंडिंग करती है। तो लेवरेज रेशियो शोज कि हाउ मच द बैंक हैड टू स्ट्रेच इटसेल्फ इन बोरोइंग फंड्स टू जनरेट इट्स इनकम। एक बैंक को क्या क्या करना पड़ा, कहाँ कहाँ से वो फंड लेकर के आया है, ये डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ लेवरेज रेशियो। उसको इंडिकेट करने वाला जो इंडिकेटर है वो है लेवरेज रेशियो। अगर लेवरेज रेशियो बहुत ज़्यादा है यानी कि बैंक को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ा है अलग अलग जगहों से फंड उठाने में, तो इसका मतलब है कि वो बैंक रिस्की है, और इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर पीसीए प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन ले सकता है आरबीआई। तो अगर बात की जाए प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन की, तो अलग अलग लेवल के लिमिटेशंस लगाए जाते हैं। ये 4 क्राइटेरियाज के बेसिस पे पीसीए इन्वोक करता है आरबीआई, लेकिन इस 4 क्राइटेरिया में से अगर कुछ भी एक आधा ब्रीच हुआ तो सबसे पहले लेवल 1 का पीसीए लगेगा। लेवल 1 का पीसीए मतलब देयर विल बी रिस्ट्रिक्शन ऑन डिविडेंड, कि बैंक जो है वो अपने ओनर्स को प्रॉफिट शेयर नहीं करेगा अगर लेवल 1 का पीसीए इन्वोक होगा। तो अगर लेवल 2 का पीसीए इन्वॉल्व होगा तो फिर बैंक्स जो है अपना ब्रांच एक्सपेंशन नहीं कर पाएगा, और लेवल 3 का हाईएस्ट लेवल का अगर पीसीए इन्वोक होगा तो डिविडेंड भी नहीं दे पाएंगे, ब्रांच एक्सपेंशन भी नहीं कर पाएंगे, साथ ही साथ सम अदर एक्शंस कैन बी टेकन बाय आरबीआई डायरेक्टली अगेंस्ट द बैंक, सो दैट कि वो अपने आप को करेक्ट कर पाए और वापस से अपने ये 4 पैरामीटर्स को हेल्दी
रेंज में लेकर के आए। सो दिस वाज वेरी टेक्निकल एक्सप्लेनेशन ऑफ पीसीए। आई होप आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड दिस। अब करंट चेंज देखते हैं। पीसीए में जो प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शंस हैं आरबीआई के नॉर्म्स, उसमें हाल फिलहाल में आरबीआई ने कुछ चेंजेस लाए हैं। वैसे तो ये पीसीए नॉर्म्स 2017 से एप्लीकेबल है, लेकिन हाल फिलहाल में 2021 में आरबीआई ने उसको थोड़ा बहुत रिवाइज किया है, चेंज किया है। और रिवीजन में सबसे पहला अंतर ये लाया है कि आरबीआई हैज़ रिमूव्ड रिटर्न ऑन एसेट एज एन इंडिकेटर फॉर पीसीए। तो ये 4 क्राइटेरिया में से ये जो तीसरा क्राइटेरिया था रिटर्न ऑन एसेट यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी, अब इस क्राइटेरिया को आरबीआई ने हटा दिया है फॉर इन्वोकिंग पीसीए, प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन। अब वो क्यों हटाया है इसके पीछे कोई जवाब नहीं दिया है आरबीआई ने, बट अब मुद्दा ये है कि बस 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे बैंक्स के ऊपर पीसीए लगेगा। उसके अलावा जब 2017 में प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन का कॉन्सेप्ट लाया गया था तो इट वाज एप्लीकेबल टू ऑल शेड्यूल बैंक्स एक्सेप्ट आरआरबी। रीजनल रूरल बैंक्स पे ये पीसीए प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन नहीं लगता था, लेकिन ये जो नया रेगुलेशन आया 2021 वाला, इसके हिसाब से आरआरबी के अलावा जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं या पेमेंट बैंक्स होते हैं उनको भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है फ्रॉम प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन नॉर्म्स। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा था उसका आंसर देख लेते हैं। प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम इज एसोसिएटेड विद पीएम आशा, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। एंड 30/30 target, it has been brought under high ambition coalition for people and nature, absolutely correct, but it is initiative of UN, not IUCN, so the correct answer is option A, 1 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.